अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, और हमने टेक्निक्स का आगाज़ किया कि सेल बायोलॉजी में कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। लास्ट टाइम हमने सेल फ्रैक्शनेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ी थी, और इस दफ़ा जो टेक्निक ज़ेर गौर है उसका नाम है माइक्रो डाइसेक्शन। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या माइक्रोस्कोपिक, वो चीज जिसको आप आम आंख से नहीं देख सकते, और डाइसेक्ट का मतलब होता है टू सेपरेट या टू आइसोलेट, अलग करना। इससे मुराद ये है कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से उन चीजों को अलग करते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ स्पेशलाइज्ड वे ऑफ आइसोलेटिंग वेरी स्मॉल मटेरियल, यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम बहुत ही छोटी चीजों को माइक्रोस्कोप की मदद से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जो है ना टिश्यूज को सेल से निकालना है या फिर क्रोमोसोम से डीएनए को निकालना है, तो इसके लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रो डाइसेक्शन है। अब आपने पढ़ा है कि टिश्यूज क्या होते हैं। हमने पढ़ा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, इसको आप क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो अगर हमने इस टिश्यू से सेल को निकालना है तो इसके लिए भी हम माइक्रो डाइसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा, अगर हमने क्रोमोसोम से डीएनए को निकालना है तो इसके लिए भी हम माइक्रो डाइसेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मेरे पास क्रोमोसोम है और इसके अंदर डीएनए मौजूद है, तो इस क्रोमोसोम से डीएनए को भी माइक्रो डाइसेक्शन के जरिए निकाला जा सकता है। अब माइक्रो डाइसेक्शन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं? पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमने बात ही की है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप हमने लास्ट टाइम इसको डिफाइन किया था। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो आला है जिसकी मदद से हम उन चीजों को देखते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। यानी जैसे टिश्यूज है, इनको आप आम आंख से नहीं देख सकते। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर मौजूद जो डीएनए है उसको आप आम आंख से नहीं देख सकते। तो देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस माइक्रोस्कोप के साथ एक इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रो मैनिपुलेटर। कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which has a small needle and it is attached with stage of microscope. It is attached with stage of microscope. देखिए बेटा, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ छोटी छोटी नीडल्स, माइक्रो नीडल्स लगी होती है, और ये कहां पे अटैच हुआ होता है? माइक्रोस्कोप के स्टेज के साथ। जैसे अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, बिल्कुल ऐसे है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ये इसका स्टेज है, और ये स्टेज के ऊपर स्लाइड रखी जाती है। और देखें, ये माइक्रो मैनिपुलेटर है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ छोटी छोटी नीडल्स लगी हुई होती है। इन नीडल्स की मदद से आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से जो है ना, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं या माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है? देखिए बेटा, सबसे पहले सेल्स आर ड्रॉप्ड ऑनटू माइक्रोस्कोप स्लाइड। आप एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर जो है ना वो आपने सेल्स या टिश्यूज रख देना। फिर उसके बाद इस स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप की स्टेज के ऊपर रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इज लोकेटेड। अब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है? कि वो वाला स्ट्रक्चर जिसको आपने अलहदा करना है उसको आप क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप उसको यहां आंख से देख रहे होते, ठीक है, माइक्रोस्कोप के लेंस से देख रहे होते। तो वही कह रहा है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इज लोकेटेड। जब आपने अपना जो स्पेसिफिक पार्ट है
या जो आपने अपना जो स्ट्रक्चर है वो देख लिया है, उसके बाद आप इन नीडल्स का इस्तेमाल करके वहां से अपने स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो डाइसेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप क्रोमोसोम से जो है ना वो डीएनए निकाल सकते हैं, इसी तरह किसी भी कैंसरस टिश्यूज को आप जो है ना वो सेपरेट कर सकते हैं, किसके जरिए, माइक्रो डाइसेक्शन के जरिए। तो ये हमारे पास क्या थी, माइक्रो डाइसेक्शन थी। उसके बाद जो दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा, उसका नाम है टिश्यू कल्चर। कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ है ये सेल की भी हो सकती है, टिश्यू की भी हो सकती है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। जैसे आप प्लांट की जो है ना वो ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया की ग्रोथ कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जब हम कल्चर को कहते हैं, हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कल्चर। और साथ में लिखा है टिश्यू, यानी टिश्यू की ग्रोथ को आप क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक इन विच सेल्स और टिश्यू फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेटेड एंड ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। तो इसमें आप क्या करते हैं, ये वो टेक्निक है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स, टिश्यूज को उससे अलहदा करते हैं, फिर उसको आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करके उसके ऊपर ग्रो करते हैं। अब मीडियम क्या होता है, देखिए बेटा, वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो सेल की ग्रोथ के लिए जरूरत होते हैं उसको आप मीडियम कहते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मीडियम। ठीक है, कि सेल, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उन न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर को आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम कहते हैं या मीडियम कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। देखें, वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है। क्यों बुनियादी रिक्वायरमेंट है, देखिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वैक्सीन क्या होती है। हम वैक्सीन को डिफाइन करते हैं, दीज आर हाफ किल्ड या डेड वायरसेस या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी। वैक्सीन क्या है, डेड आर हाफ किल्ड organisms, microorganisms, that are used to stimulate immunity। ठीक है बेटा, इसको आप क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। या ये तो डेड होगा या हाफ किल्ड होगा, इनएक्टिवेटेड होगा। अब डेड या हाफ किल्ड से क्या मुराद है, या तो इंटायरली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेड होगा जैसे पोलियो वायरस, या फिर वायरस का कोई ना कोई फ्रेगमेंट होगा, उसकी कैप्सिड की कोई प्रोटीन होगी, उसके डीएनए का कोई फ्रेगमेंट होगा, जिसको हम ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। और जब रियल में ये ऑर्गेनिज्म आता है तो इम्यून सिस्टम पहले ही एक्टिवेट होता है, तो वो पहले ही एक्टिवेट होता है, तो वो जल्दी से एंटीबॉडीज बना के उस एंटीजन को क्या करता है, किल कर देता है। अब इन वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए सेल का होना जरूरी है, क्योंकि देखिए वायरसेस बगैर होस्ट सेल के रेप्लिकेट नहीं करेगा, ना ग्रो करेगा। आपके पास होस्ट सेल होंगे तो फिर ही वो क्या करेगा, उस सेल के अंदर ग्रो करेगा या रेप्लिकेट करेगा। तो देखिए पोलियो, मीजल, माम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, इन सब वायरसेस की जो वैक्सीन है ये इस वक्त सेल के अंदर बन रही है। तो सेल के अंदर ग्रो करने के लिए सेल का कल्चर करना या टिश्यू का कल्चर करना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या आ गई, इसकी सिग्निफिकेंस आ गई। अब टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो सेल्स जिनकी आपने कल्चरिंग करनी है उनको आइसोलेट करेंगे ऑर्गेनिज्म से। तो पहला स्टेप ये है आइसोलेशन ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स आप कहां से हासिल कर सकते हैं,
cells from tissue are isolated for ex vivo tissue culture. यानी एक्स विवो से क्या बना देता, आउट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको हम क्या कहते हैं, इन विट्रो, मतलब लैब में टिश्यूज को ग्रो करने के लिए आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके सेल्स या टिश्यूज लेने पड़ेंगे। अब जैसे ह्यूमन या दूसरे एनिमल्स के सेल्स को आप कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, या तो आप ब्लड के जरिए ब्लड में से आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट टिश्यूज लेके और फिर उनको एंजाइम से डाइजेस्ट करवा के उनसे क्या ले सकते हैं, आप सेल्स ले सकते हैं। तो सेल्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड और कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टिश्यूज बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टिश्यूज है, ग्रुप बनाया हुआ इन्होंने, इनके ऊपर आप एंजाइम्स डालेंगे, तो एंजाइम क्या करेंगे, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, जो अटैचमेंट होगी, उस बॉन्ड को तोड़ेंगे और आप यहां से सेल को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो चलें, आपके पास सेल आ गए। अब आपने इस कल्चर को मेंटेन कैसे करना है। देखिए, आपने सेल्स ले लिए, इसके लिए जो फ्लास्क इस्तेमाल की जाती है उनको हम कहते हैं सेल कल्चर फ्लास्क। आप इस सेल कल्चर फ्लास्क के अंदर सेल्स को डाल देंगे और इसके अंदर आपने क्या ऐड कर देना है, मीडियम ऐड कर देना। मीडियम हमने अभी बात की कि ये मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, दैट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, डिफरेंट ग्लूकोज होगा मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स होंगे, इसमें विटामिन होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो शामिल होंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो सेल कल्चर फ्लास्क जिसके अंदर आपने सेल्स डाले, इनको दो चीजें प्रोवाइड करनी है, स्पेसिफिक पीएच प्रोवाइड करनी है और साथ में स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। तो इस मकसद के लिए आप इस सेल कल्चर फ्लास्क को इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। इंक्यूबेटर को आप पहले ही उसको स्पेसिफिक पीएच एडजस्ट कर देते हैं और स्पेसिफिक टेम्परेचर उसका एडजस्ट कर देते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है एंजाइम की वर्किंग के लिए। तो आपने ये दो चीजें इनको प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ कल्चर्ड सेल्स, यानी आपने इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, अब सेल जो है ना वो मेटाबॉलिज्म करेंगे और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा। और साथ में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेल जिंदा रहें, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए और डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए आपको वक्तन फवक्तन जो है ना वो उसका मीडियम चेंज करना पड़ता है। ये मीडियम जो आपने पहले डाला था तकरीबन 24 आवर्स के बाद, इसको निकाल के इसकी जगह आपने फ्रेश मीडियम डालना है। उसका फायदा ये होगा, एक तो उसके जरिए मेटाबॉलिक वेस्ट भी निकल जाएगा और जो डेड सेल्स है वो भी जो है ना वो निकल जाएंगे। तो देखिए, सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ग्रो टू फिल द अवेलेबल एरिया। इस कल्चर फ्लास्क के अंदर वो डिवाइड करेंगे और यहां पे बहुत ज्यादा सेल्स बनेंगे। ठीक है, ग्रोथ मीडियम इज चेंज टाइम टू टाइम, यानी वक्तन फक्तन आपको ग्रोथ मीडियम चेंज करना पड़ेगा। किस लिए, टू अवॉइड बिल्डअप ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट, कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे और जो वेस्ट बनेगा उसका वहां जमा होने से बचने के लिए आपको वक्तन फक्तन इसका ग्रोथ मीडियम चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, यहां पे एक डायग्राम दी गई है, टिश्यू कल्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल्स, यानी हमने एम्ब्रियो से टिश्यूज लेने और उनको क्या करना है, कल्चर करना है। पहले हम देखेंगे एम्ब्रियो बनता कैसे। देखें, एग स्पर्म इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में यूनिसेलुलर मैस बनता है जिसको आप क्या कहते हैं, जाइगोट। अब जाइगोट में आगे माइटोसिस होती है। ठीक है, जाइगोट यूनिसेलुलर था, अब पहले एक सेल से दो सेल बनेंगे, उसको 2 सेल स्टेज कहते हैं। 2 से 4 बनेंगे, उसको 4 सेल स्टेज कहते हैं। 4 से 8 बनेंगे, उसको 8 सेल स्टेज कहते हैं। और 8 से 16 बनेंगे, उसको आप 16 सेल स्टेज कहते हैं। इस तरह 16 से 32, 32 से 64 आगे बढ़ते जाएंगे।
तो एक बात आपने याद रखनी है, ह्यूमन के अंदर या स्पेशली एनिमल्स के अंदर 16 सेल स्टेज तक जो सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। इससे क्या मुराद होता है कि हर सेल में ये एबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो आपके पास जब ये एम्ब्रियो बन गया, अब आप यहां से इस एम्ब्रियो से सेल्स लेते हैं और एक या तो आप पेट्री डिश के ऊपर रख देते हैं इनको, और इस पेट्री डिश के ऊपर रखने के बाद आप इसके अंदर जो है ना वो ग्रोथ मीडियम ऐड करते हैं। तो ग्रोथ मीडियम ऐड करेंगे, ये सेल्स जो है ना वो डिवाइड करेंगे, और यहां से आप नर्व सेल्स भी हासिल कर सकते हैं, यहां से आप मसल सेल्स भी हासिल कर सकते हैं, यहां से आप रेड ब्लड सेल्स भी हासिल कर सकते हैं। कैसे ये डिफरेंट किस्म के सेल एक ही सेल से आपने हासिल किए? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 16 सेल स्टेज तक एनिमल्स के अंदर, स्पेशली ह्यूमंस के अंदर जो सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं, यानी हर सेल में ये पोटेंशियल होता है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में आपके पास सारे के सारे सेल्स आ जाते हैं। तो आप यहां से नर्व सेल, मसल सेल और रेड ब्लड सेल जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जो 2 टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।